हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हिंदी सब्जेक्ट के। तो जो भी स्टूडेंट अप्रैल सेशन में या अक्टूबर सेशन में या ऑन डिमांड सेशन में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये पीडीएफ लेकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जो ये नोट्स मैंने बना रखे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। कई बच्चे क्या है ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आपको क्या है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और आप ये देख सकते हैं इसमें क्या है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसमें क्या है मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और जो भी इसमें गंधांश होते हैं और जो लेटर होते हैं, तो सभी क्वेश्चन इसमें सोल्व किए गए हैं। और क्या है इजी लैंग्वेज में मैंने इसे सोल्व कर रखे हैं ताकि आप पढ़े तो ईजिली आप समझ पाएँ। ये देख सकते हैं ये पहले क्या है इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। एमसीक्यू टाइप में क्या होता है बेसिकली एक क्वेश्चन दिया जाता है और इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। इसमें से आपको क्या है एक चूज़ करके उसका आंसर यहाँ लिखना होता है। तो मैंने ये लिख रखा है, सभी आंसर वेरीफाइड है और करेक्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, भरत का भातृ प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं। ये क्या है एनआईएस में एक पार्ट है हिंदी में, भरत का भातृ प्रेम। इसमें क्या है भरत और राम के बीच जो भी संबंध है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भरत सबसे अधिक खुद को दोषी मानते हैं। तो इसका आंसर है स्वयं के भाग्य को, यानी जो भी उनका भाग्य है इसी के कारण वो खुद को दोषी मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम है, इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। भरत का भातृ प्रेम में भरत के नेत्रों का सौंदर्य बताने के लिए किसका उपमान प्रयुक्त किया गया है। जो भरत है उनके जो नेत्र हैं उसकी तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से। उपमान का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज की तुलना किसी और से करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उपमान। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, भरत का भातृ प्रेम में किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है। तो इसका आंसर है भरत। और जो हिंदी का ये पार्ट है इसमें क्या भरत के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर है क, भरत। ये जो भरत है राम के भाई हैं, तो आपको इसे याद रखना है। और जो ये एमसीक्यू होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि आप इसे सही करते हैं तो आपको क्या है 1 मार्क्स मिलता है, ये स्कोरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर है ख, सुनी मुनि वचन राम रुख पाई। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास के पद की किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका आंसर है सत्य, षटकनी, मनु, मत, मधुपगण। ये मैं आपको बता देता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। इसमें क्या है बेसिकली हम क्या है किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, संभावना बताते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन 6, मीरा के पद की विशेषता नहीं है। इसका आंसर है खा पॉइंट, प्रेम को छिपाना। ये जो है मुहावरों का प्रयोग उन्होंने कर रखा है, दृढ़ता एवं साहस। मीरा में क्या है दृढ़ता एवं साहस भी था और माधुर्य भाव भी था। तो इसका आंसर होगा खा। क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है। इसका आंसर होगा का पॉइंट, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। क्वेश्चन नंबर 8, भेड़िए कविता की भाषागत विशेषता नहीं है। ये जो भेड़िए की कविता है इसमें ये पूछा जा रहा है भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा खा पॉइंट, तत्सम बहुलता। ये जो सभी विशेषताएं हैं तो आपको याद रखना है, सरलता भी इसकी विशेषता है, स्वाभाविकता, प्रतीकात्मकता। क्वेश्चन नंबर 9, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ है। इसका आंसर होगा घ,
संस्मरणात्मक रेखा चित्र, इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी हमारी यादें होती है, स्मृति होती है, भावनाएँ होती हैं, ये इसमें लिखी जाती हैं। क्वेश्चन 10, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्मृति की विशेषता की। स्मृति का मतलब होता है याद करना किसी चीज को। क्वेश्चन नंबर 11, सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं बताई गई। इसका आंसर है का पॉइंट, साधारण। क्वेश्चन नंबर 12, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषता है। इसका जो आंसर है गा पॉइंट, परंपरा का पूरी तरह पालन करना। जो भी परंपरा होती है इन्होंने क्या है उसका पूरी तरीके से पालन किया है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इशू है, डाउट है, क्वारी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर है औपचारिकता। जब भी हम कोई भी डायरी लिखते हैं तो क्या है उसमें औपचारिकता नहीं होती है। हम उसे कैसे भी लिख सकते हैं। डायरी क्या होती है बेसिकली जो भी हमारे डेली रूटीन में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसको हम मेंशन करते हैं डायरी में, तो वही होती है बेसिकली डायरी। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान डायरी पाठ में लेखक जब सेल्यूलर जेल गया तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आई। तो इसका आंसर है का पॉइंट, अंग्रेजों के सभ्य होने की। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ है। काला पानी क्या है बेसिकली एक सज़ा होती है जिसमें क्या है जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था भारत में उस समय क्या है जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें काला पानी की सज़ा दी जाती थी जो कि काफ़ी हार्ड हुआ करती थी। इसका आंसर है का पॉइंट, वह स्थान जहां लौटने की उम्मीद नहीं, यानी वहां पे जाने के बाद क्या है कोई भी इंसान दोबारा लौट नहीं सकता। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, अंडमान डायरी में लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा है कि वे चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। आप इसकी जगह किस प्रचलित वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है आपको आंसर ढूंढना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसका आंसर लिख रखा है ग, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस कथन से पता चलता है कि इस कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है खा पॉइंट, गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। यहाँ इन्होंने क्यों कहा है विवाह भी एक बिजनेस है। शादी में क्या है बेसिकली काफ़ी खर्चे होते हैं। जो भी शादी होती है हम बाहर से काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। ठीक है, ये क्या है जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं यदि आपको अच्छे से करना है तो क्या है आपको बुक्स को रीड करना पड़ेगा बेटर ढंग से, तभी आप इसे कर पाएंगे। जो भी इसमें सिलेबस होगा आपका, जैसे हिंदी का ये सिलेबस है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं। जो आपका सिलेबस होता है हिंदी का उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है टीएम में, यानी 40%। जो भी स्टूडेंट अप्रैल या अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको क्या है ये टीएमए के जो लेसन होते हैं यानी जो चैप्टर्स होते हैं वो नहीं पढ़ने हैं। ये क्या है उन्हें सिर्फ 60% लेसन पढ़ने होते हैं, यानी जो भी 60% उनके चैप्टर हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट ऑन डिमांड के स्टूडेंट हैं उनको क्या है ये टीएमए के चैप्टर भी पढ़ने हैं और जो ये थ्योरी के चैप्टर्स है वो दोनों पढ़ने हैं, यानी आपको 100% पढ़ना है। और जो स्टूडेंट अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हैं या अक्टूबर में उनको क्या है सिर्फ सिलेबस का 60% पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जिन भी स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सिलेबस की पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन 18, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति से स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी जो भी ये आंसर दिए गए हैं ये सभी सही है। क, ख, ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, औपचारिक पत्र का अंग नहीं है। औपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं, जो भी हमारे ऑफिस होते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या जो भी स्कूल हो गए वहाँ पे हम जो लेटर लिखते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक पत्र। इंग्लिश में हम बेसिकली इसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ओके, तो इसका आंसर है प्रियवर संबोधन। क्वेश्चन नंबर 20, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा टाइप सेटिंग।
इस एमसीक्यू में एक वर्ड आया था जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्या है, बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो होती है, जैसे क्या है, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और भी बाकी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपको यही याद रखना है, बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो ये जो भी क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्या है, इसका जो आंसर है आपको एक सेंटेंस या एक वर्ड में देना है। तो आप ये देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है। अंडमान डायरी किसने लिखी है, यानी अंडमान डायरी के लेखक के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर है श्रीकांत वर्मा। सी पॉइंट, एकांकी किस प्रकार का माध्यम है, इसका आंसर है दृश्य। एकांकी में बेसिकली क्या होता है, एक ही स्थान पे एक ही समय में कोई घटना को दिखाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एकांकी। इसमें एक अंक होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही गलत में दीजिए। इसमें क्या है, आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, फिर क्या है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सही है या गलत है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद लेखन में विषय में केंद्रीयता आवश्यक है। इसका आंसर है सही। इसमें ये कहा जा रहा है, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं या अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, तो उसमें क्या है, हमें विषय को देखकर, यानी विषय को केंद्र मानकर उसके विषय में लिखना होता है। जैसे हम पर्यावरण के ऊपर कोई निबंध लिख रहे हैं या अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो फिर क्या है, हमें पर्यावरण से रिलेटेड लिखना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका मतलब यही है, यानी क्या है, विषय केंद्रित होना चाहिए अनुच्छेद। बी पॉइंट, रिपोर्ट में घटना का तथ्यपरक वर्णन नहीं होता है। इसका आंसर है गलत। जो भी हम कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट क्या होता है, बेसिकली जो कोई घटना घट गई उसके बारे में हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे आप कहीं जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर आपसे कहा जाता है उसके बारे में लिखिए, तो वो क्या कहलाएगी, रिपोर्ट। रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी भूतकाल में। तो जो भी रिपोर्ट होती है उसके बारे में फैक्ट बताया जाता है, यानी जो भी तथ्य होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा गलत। सी पॉइंट, परिपत्र कार्यालयीय पत्राचार का अंग है। इसका आंसर है सही। जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, तो उसमें क्या इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सही। और ये बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, मैंने 60+ क्वेश्चन कर रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हैं अच्छे से वो भी, तो क्या है, आप अपने एग्जाम में इजीली पास हो जाएंगे। ओके। और किसी भी स्टूडेंट को कोई अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 23 देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपको ये काव्यांश पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो मैंने इसे सोल्व कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पहले आपको क्या करना है, ये एक बार क्या है, ये पैरा पढ़ लेना है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना होता है अपने एग्जाम में। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजी होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पता रहता है क्या आंसर पूछा गया है, फिर आप यहाँ से ढूंढ करके लिख सकते हैं। ओके। तो इसे आप देख सकते हैं, मैंने सभी के यहाँ सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, हो गई है पीर में संकेत है। इसका जो आंसर होगा क, व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता। यहाँ बी पॉइंट देख सकते हैं, मनुष्य की पीड़ा को किसके समान माना गया है, यानी जो भी मनुष्य होता है, इंसान होता है, उसकी जो पीड़ा है, दुख दर्द है, किसके समान माना गया है। तो इसका आंसर है यहाँ पे पर्वत, यानी माउंटेन। उसकी पीड़ा को पर्वत के समान माना गया है। इसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है। इसका आंसर है समानता, ग पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर्थ, इस गंधांश की शैली है। इसका आंसर है ख, गजल। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें दीवारों से तात्पर्य नहीं है। इसका आंसर है ग पॉइंट, संगी साथी की। ये बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी है, कोई भी इसमें हार्ड नहीं है। तो मैं इसे आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, और आप ये क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। इसे भी आपको पढ़ना है, फिर जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर लिखना है।
तो इसे मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो गंधांश है आपके बुक से लिया गया है, यानी बुक से आया है। आप देख सकते हैं गंधांश के लेखक के यहाँ नाम लिखा गया है, जो भी ऊपर पैरा दिया गया है। गंधांश में बेसिकली क्या होता है, दो टाइप से होते हैं इसमें। एक गंधांश वो होता है जो आपके बुक से आ सकता है, और जो दूसरा होता है वो बाहर से पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, जो आपके बुक से पूछा जाता है उसे आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बुक से पूछा गया है, गंधांश के लेखक हैं। इसका जो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो भी ऊपर गंधांश है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो राइटर का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पॉइंट 2, परवश होने का अर्थ नहीं है, इसका आंसर है स्वाभिमानी। गंधांश के पाठ का नाम है कुटज। कुटज आपने पढ़ा होगा, कुटज के लेखक कौन है मैंने ऊपर बताया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पॉइंट 4, मिथ्या का उपयुक्त अर्थ है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ बोलना। पॉइंट 5, इस अंश में जनक की किस विशेषता के कारण उदाहरण दिया गया है, इसका आंसर होगा यहाँ आप देख सकते हैं, खा पॉइंट मन को जीतने वाला। और 6 है, आडंबर का सही अर्थ है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा। यहाँ आप देख सकते हैं, खा पॉइंट है। और यह है 7 पॉइंट, मन के किस पक्ष को उभारा गया है, इसका आंसर है सुख और दुख मन के विकल्प। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या है, ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे ग्रामर का मतलब है व्याकरण। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में यहाँ विलोम शब्द बताया गया है, यानी अपोजिट वर्ड। विकास का मतलब क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। और इसका विलोम शब्द होगा पतन, यानी किसी चीज का नष्ट होना। और खा पॉइंट है विदेशी। विदेशी का उल्टा हो जाएगा स्वदेश। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो वर्ड के यानी जो शब्द के आगे लगता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं तीव्रता, ता क्या है इसमें प्रत्यय है, यानी जो ये पीछे लगा है। और सुदृढ़, सु क्या है उपसर्ग है इसमें, यानी जो आगे लगता है वर्ड के। पॉइंट थर्ड, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। इसमें क्या ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या आपको विराम चिन्ह लगाना है, जिसे हम कोमा बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लगाया जाएगा, हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या है आपको शुद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ। खा पॉइंट है, फल काटकर रामू को खिला दो। और फिफ्थ पॉइंट है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। संयुक्त वाक्य उसे बोलते हैं जब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है, एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल चुरा के ले गए। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और लगाकर इसे एक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। सिक्स्थ पॉइंट है, निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए। तो ये आप देख सकते हैं, कहा है ये श्रीमती क्या है गलत लिखा गया है, तो इसका सही होगा श्रीमती। रुपया, इसे ऐसा लिखा जाता है रुपया। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है, निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चल नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा मुझसे चला नहीं जाता। भाववाच्य में क्या होता है, जो भी भाव होते हैं उसके बारे में इसमें बताना होता है बेसिकली। एट्थ पॉइंट है, इसमें संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद में आप देख सकते हैं जन्मोत्सव, जन्म प्लस उत्सव, स्वाधीन, सव प्लस अधीन, तो ये संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, इसमें विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। समास का नाम लिखना है आपको, यहाँ आप देख सकते हैं देशभक्ति और रात दिन। देशभक्ति में क्या है, देश के लिए भक्ति, इसमें क्या है तत्पुरुष समास है। रात और दिन, इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो, बेसिकली आपने देखा होगा जिसमें और लगता है उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास।
नेक्स्ट है इसमें इक प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। प्रत्यय का मतलब मैंने लास्ट में आपको ऊपर बताया था, इसमें क्या है हमें लास्ट में आपको चेक करना होता है। जैसा आप देख सकते हैं इक, राजनीतिक, यहाँ पे इक लगा हुआ है, आर्थिक, इक, यह है प्रत्यय शब्द। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग क्या होता है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। इसमें आपको क्या लिखना है, ये जो कविता का पार्ट है यानी पद्यांश है, इसमें आपको कवि का नाम बताना है और जो भी ये कविता है उसका नाम आपको बताना होता है और इसकी व्याख्या करनी होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले आपको कवि का नाम बताना है और कविता है ये कहाँ से ली गई है और इसकी व्याख्या करनी होती है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा मैंने इसे सोल्व कर रखा है। सप्रसंग व्याख्या संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पद्माकर जी के काव्य कवित से लिया गया है। यानी जो ऊपर पद दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, कवित से लिया गया है। ये किसने लिखा है, पद्माकर ने। इसमें होली के अवसर पर राधा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। जो भी ऊपर पद दिया गया है उसमें क्या है, होली के बारे में बताया गया है, उसका क्या है, चित्रण किया गया है इसमें। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने व्याख्या लिख रखी है। और जो ये सप्रसंग व्याख्या होती है काफ़ी स्कोरिंग होती है, यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपको क्या है, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भावार्थ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपसे एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँगा, क्या है कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है मैं सभी नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि यदि मैं पढ़ाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करना, ये पीडीएफ ले करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने दे रखे हैं वो आप एक बार पढ़ लेना। फिर क्या है, आप इजीली अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। ओके, तो आप ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी भी मैंने सप्रसंग व्याख्या कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या है, जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं यहाँ पे वो सोल्व किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे, तो मैंने इसे सोल्व कर रखा है यहाँ पे। और यह ख पॉइंट संयुक्त परिवार के बारे में यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या है, काव्यांश दिया गया है और यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है ये पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया और आगे आप देख सकते हैं। और इसमें क्या, ये लेटर लिखा गया है और यहाँ पे आपके जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं मैंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं ताकि आप इजीली इसे याद कर पाएँ। और आगे आप देख सकते हैं इसमें, मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ इसमें बेसिकली। और इसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डाल रखे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये हर साल आते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें 68, ये आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन विभिन्न संचार माध्यमों का संवाहक है, सिद्ध कीजिए। मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको यहाँ बताना है, तो मैंने इसका आंसर लिख रखा है और इसका ख पॉइंट है। इसमें क्या है, टोटल 68 क्वेश्चन है, तो आप इसे पढ़ लेना, ये इनफ है। ठीक है, और ये वीडियो यहीं पे ओवर होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी एनआईएस की लेटेस्ट अपडेट आती है और जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो इसकी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।